नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। अभी जस्ट एक मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और लगातार छात्र उस पर लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या ये बात सही या गलत, कि 24 घंटे के अंदर में जवाब कैसे देना है। 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है आपको, चाहे जेटी वाले हो, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी वाले हो या कोई भी हो, है ना। सारी चीज़ों को हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। 24 घंटे के अंदर में जवाब कैसे देना है, कैसे क्या करना हो, किस तरीके से, कौन सा मैसेज है, कौन सा नोटिस है जिसको लेकर के बातें रखी जा रही है, सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। चैनल आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरों की गलतियों को बताता हूँ कि आपको वो गलती दोहराना ना पड़े, इसलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नोटिस मिला हो। हाँ, चलिए, मिला तो है। पारा का गैर पारमचनक हो, ये भी बात सही है। जीटीटी में 90% से कम है, ये भी आपका सही है, यानी कि 60%, है ना। और आपका नोटिस का जो सटीक जवाब है वो क्या होगा, है ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। वो जो मैसेज है, जो कि काफ़ी तेज़ी से आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है ना, और क्या ये सच में दिया जा सकता है 24 घंटे में, तो उसका जवाब है हाँ। कैसे, चलिए हम लोग बात करते हैं। जिन लोगों को अकबकी है, जल्दी है, हड़बड़ी है, ये वो नोटिस है, यानी कि नोटिस जो कि काफ़ी तेज़ी से लोग इस पर बातें कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं मैसेज को। देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, है ना, जो कि आपका मिनिमम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। जो पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर किया हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह तो आपको पता होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के अंतिम तिथि के आधार पर तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन भरने की योग्यता मतलब कि अयोग्य समझाएंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 2, इस विषय यानी कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा, है ना, उत्तीर्ण होंगे, आपको पता है ना, उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी के आधार पर अगर आप पास करते हैं तो उसी सब्जेक्ट के लिए आप क्या होंगे, योग्य माने जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा परीक्षा का स्वरूप, ये जो नोट किया हुआ पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 17, ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, मैं भेज दूंगा। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी मोड में ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, क्या, विभिन्न समूहों में, है ना, तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आपको यहाँ पे किया गया है, यानी अगर एक से अधिक शिफ्ट में लिया रहा तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये तो लिखा हुआ है ना। और जो लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर परेशान हो तो यहाँ पे देख लीजिए। अगला मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, है ना। यानी कि जो भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा नंबर रो मार्क्स के आधार पर नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स पास जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स में आएंगे उसी नॉर्मलाइजेशन क्यों किया था, लोगों को इक्वल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे गड़बड़ कर दी, नॉर्मलाइजेशन करके इक्वल क्या करेंगे, ये तो पूरा मतलब कि लोगों को अनबैलेंस कर दिए एक तरीके से, है ना। दो नजरी जिसको बोलते हैं वैसे कर दिए। इतना नंबर का अलग फर्क होना समझ में आ रहा है आप लोग। तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएंगे, यानी कि परीक्षा फल जो प्रकाशित होगा उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है, कितना नंबर बढ़ा कितना नंबर घट रहा है, उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा, है ना। यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे वाला देखिएगा, ये वाला देखिए, है ना। जो मैं पॉइंट यहाँ पे लाया हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। पता है ना आप लोगों को, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिसर्च करके जानकारी लेकर के बनाता हूँ, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप, है ना, मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्या लिखा हुआ, हर क्वालिफाइंग होगा, है ना। यानी कि ये जो आपका परीक्षा जो आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा, और इस पत्र में न्यूनतम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। कितना, 30% आपको पता है ना। देखिए, और अभ्यर्थी द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच होगी। यानी कि आपको पता है कि अगर आप 30% नहीं ला पाए
तो आपको दूसरा पेपर नहीं जांच होता, ये तो आप सबको पता होगा, है ना। इसका प्राप्तांक मेगा सूची के निर्णय हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि ये जो है आपका रिजल्ट के लिए आपको नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। मेगा सूची मतलब समझ लेना। अगला आप इधर देख लीजिए, प्राप्त मेगा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला मैं आपको बताऊं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेगा सूची के एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान यानी कि इक्वल मार्क्स रहने पर मेगा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर आप लोगों का दो विद्यार्थी है ना, 2-3 विद्यार्थी, उन लोग का नंबर एक ही आ गया है ना, तो आप देखा जाएगा किसका उम्र ज़्यादा है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी, क्योंकि पता है आपको उम्र गुजर रही है ना, कम उम्र वालों को थोड़ा सा कम प्राथमिकता दी गई है ना, यही सारी चीज़ बोला गया। और देखिएगा, जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिसका उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक और जन्मतिथि समान होगी तो परीक्षा के निर्णय कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा लिया जाएगा, है ना। अगर सभी का एक से अधिक मतलब लगभग सेम ही है तो वहाँ पे वो आयोग निर्णय करेगी कि उनको क्या करना है, किसको रिजल्ट देना है, किसको नहीं देना है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं जो पॉइंट लाया हूँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए मेगा के आधार पर पॉइंट नंबर 3, मेगा के आधार पर अनारक्षित पदों के लिए तैयार मेगा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में, है ना, क्या बोल रहा ध्यान, यही वाला मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। देखिएगा, मेगा की सूची के आधार पर, है ना, मेगा के आधार पर अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व पद के लिए तैयार मेगा सूची में समान मापदंड पर, है ना, जो योग्यता अनारक्षित रखते हैं, अगर वैसा लाल रहते हैं आरक्षित वर्ग वाले, ST SC OBC, है ना, ये सब जो लोग हैं अगर जनरल कैटेगरी लायक नंबर ला लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के सामान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी, है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विरुद्ध बोल दिया जाएगा, यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि मेगा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए यानी अनरिजर्व के लिए तैयार मेगा सूची में, है ना, समान मापदंड पर यानी कि जो उनकी योग्यता है उसके उस पर खरा उतरते हैं तो आरक्षित यानी कि जो ST SC OBC वाले जो आरक्षित वर्ग के श्रेणी वाले अभ्यर्थी वर्ग के आने के स्थिति में, है ना, उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुरूप पदों के विरुद्ध होगा, है ना। क्या अनारक्षित के विरुद्ध होगा, यहाँ पे आरक्षित नहीं लिखा, अनारक्षित, है ना, अनरिजर्व के विरुद्ध, इसके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी होगा, है ना, इसके नाम के आगे उनका आरक्षण वर्ग भी होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, और इनके नाम के सामने उनका आरक्षित वर्ग भी शामिल होगा, है ना। और इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया, यानी कि राज्य सरकार से जैसे कि आपका जिला वाइज हो ना, अभी राज्य जो होगा उसके आधार पर आपको किया जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर होगा, यही आप लोग अगर चाहते हैं तो ये सारी सूचना को लेकर के आप वहाँ पे GSSC ऑफिस जा करके बात कर सकते हैं ना। अगला मैं आपको दिखाऊं तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, उक्त कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेगा सूची तैयार की जाएगी और तदोपरांत रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि चयन सूची गठित की जाएगी। परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया, यानी कि अगर परीक्षा में जो न्यूनतम मार्क्स है अगर वो नहीं ला पाते तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 20 यहाँ पे देखिएगा कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। देखिए विवरणिका की कंडिका 20, है ना, के आधार पर मेगा सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता अर्हता में से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी अंतिम रूप से, है ना। देखिए प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि में उम्मीदवार में अगर क्या होता है, दिक्कत होता है तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपको आज का नोटिस में, जो कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जिनको क्या मैं बोलूँ, जैसे कि आपको JTET में हो, है ना, नंबर कम आया है तो आपको क्लियर पता चल गया क्या करना है। और वैसे अभ्यर्थी, है ना, जिनको अनरिजर्व में भेज दिया गया है, रिजर्व होते हुए उनको क्या करना है मैंने अभी जस्ट बता दिया।
हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगी। कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बातें ध्यान देने वाली है। वैसे अभ्यर्थी है ना, जो लोग जल्दी में हैं तो जल्दी में ना रहे। बाकी बात मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आज शाम तक है ना, आज शाम तक आप लोगों का कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को जो है जैसे कि आपको शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी किया जाएगा जिला वालों को, जिसमें आप लोगों को जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है इसका समाधान किया जाएगा, है ना। तो 24 घंटे के अंदर में अगर आप लोगों को जवाब देना है तो ये सारी चीज़ें जो है विज्ञापन का जो है इसको लेकर के आप जाइए, एप्लीकेशन लिख कर लीजिए कि सारी ऐसे बातें हैं, आप किस आधार पर क्या कहना चाहते हैं, हम लोग को दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं या तो आप गलती कर रहे हैं, या तो ये विज्ञापन में गलत लिखा गया है, या तो वो गलती कर रहे हैं। तो आपको खुल करके बातें सामने करना पड़ेगा, है ना, मतलब खुल करके बात करना होगा। तो वैसे अभ्यर्थी चाहे पारा वाले हो, गैर पारा में हो गया है, चाहे आपका जेटेड में मतलब कि 60% से कम है, तो उन लोगों के लिए वीडियो था, है ना। चलिए, और ध्यान रखिएगा कि वैसे अभ्यर्थी जिनको दिक्कत होती है, लोगों के साथ मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम ना हो, तो वैसे अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं उन सभी छात्रों का जो गलती हो रहा है किस तरीके से उसको सुधार किस तरीके से करना है, सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, है ना। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे एक और डिटेल में, जिसमें आपको अभी हजारीबाग से एक और नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें बोली जा रही है, उन लोगों को किस हिसाब से नोटिस दिया जा रहा है फिर से, उस पर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।